सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं DUSOL की 5th सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस मैंने आपको जो है विकासशील देशों के क्या क्या फीचर्स होते हैं और भारत जो है कैसे एक विकासशील अर्थव्यवस्था है उसके रिगार्डिंग हमने जो है कुछ विशेषताएं पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई उस वीडियो को जो है आप ज़रूर देख के आइएगा, क्योंकि इसके जो अगला टॉपिक है, अभी पहले हमने विकासशील की पढ़ी है, फिर हम विकसित की पढ़ेंगे और फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है। तो अंतर आपको जो है तभी समझ में आने वाला है जब आपको दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, दोनों ही देशों के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा। ठीक है, देश कह लीजिए, अर्थव्यवस्था कह लीजिए, एक ही बात है। जैसे हमने पढ़ा विकासशील अर्थव्यवस्था, तो विकासशील देश कह लो या विकासशील अर्थव्यवस्था कह लो, एक ही बात होती है। विकसित देश कह लीजिए या विकसित अर्थव्यवस्था कह लीजिए, एक ही बात होती है। ठीक है जी। तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है जो कि विकासशील में नहीं होती है, कैसे ही उससे डिफरेंट होती है, वन बाय वन हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो यहाँ पे आप फीचर देख रहे हैं, सबसे पहला जो फीचर होता है विकसित देशों का, ये होता है आपका, क्या लिखा हुआ है, उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। देखिए बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? नेचुरल रिसोर्स जो कि उस कंट्री के अंदर उपलब्ध है। ठीक है, जो प्रकृति ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है जी। उन्नत विज्ञान तथा तकनीक का मतलब होता है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्स उस कंट्री के अंदर अवेलेबल है वो हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी का यूज करके, अपने नेचुरल रिसोर्सेज का और हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, प्रोडक्टिविटी करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक संसाधन जो होता है ना, वो किसी भी राष्ट्र की आर्थिक विकास की जो है आधारशिला होती है। अगर किसी भी देश को विकास करना है तो भाई उस देश के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो होने चाहिए। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र के आर्थिक विकास की होती है, कुंजी होती है। कोई भी देश बिना नेचुरल रिसोर्स के विकास नहीं कर सकता है। विकसित देश जो है वो उन्नत विज्ञान और तकनीकी द्वारा क्या करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। जापान और इंग्लैंड ने बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करके मात्र विज्ञान और उन्नत तकनीक का समुचित उपयोग करके तीव्रता से क्या किया है? विकास किया है। तो जापान और इंग्लैंड किसके एग्जाम्पल है? विकसित देशों के जो है एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अभी और भी ऐसी विकासशील के भी हम पढ़ेंगे, विकसित के भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फीचर क्या है कि ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज है वो हाई क्वालिटी हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं? उपयोग करते हैं और आर्थिक विकास में जो है अपनी अर्थव्यवस्था को जो है पहुंचाते हैं। आर्थिक विकास को यह कह सकते हो सहयोग देते हैं कि भाई हमारा देश जो है विकास करे। बिना इसके जो है कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। ये जो है सबसे पहला फीचर है। अब हम बात करते हैं दूसरे फीचर की। दूसरा जो फीचर होता है यहाँ पे है, अगर ये वर्ड आपको ना याद हो रहा हो तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि बड़े स्तर पर औद्योगिकरण। ठीक है, ये भी आप इसको लिख सकते हो अगर ये वर्ड आपको याद नहीं हो रहा है। तो अब ये क्या होता है भाई? बड़े स्तर पर औद्योगिकरण। सबसे पहले तो आपको औद्योगिकरण का मतलब पता होना चाहिए कि औद्योगिकरण का मतलब जो है ये क्या होता है। देखिए, औद्योगिकरण का मतलब होता है नई नई इंडस्ट्रीज को लगाना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बड़े स्तर पर औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है कि नई नई इंडस्ट्री तो लगाना, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे लगाना, बहुत बड़े पैमाने पर लगाना। ठीक है, तो सभी विकसित राष्ट्रों ने आर्थिक स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से बड़े पैमाने पर क्या करा है? उद्योगों की स्थापना करी है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये सब वो देश हैं जिन्होंने औद्योगिकरण की ओर विशेष ध्यान दिया है। इन देशों ने लोहा इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग एंड वायुयान निर्माण उद्योग, ये सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे इन्होंने तीव्र गति से क्या किया है? विकास किया है। मतलब कल भी मैंने आपको बताया था कि जीडीपी 3 चीजों से मिलकर बनती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक के अंदर कृषि आती है, द्वितीयक के अंदर उद्योग आते हैं और तृतीयक के अंदर सेवा क्षेत्र आते हैं। तो वो कंट्री जो विकसित होती है वो
सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है एज कंपैरिजन टू प्राइमरी। ये इसका जो है दूसरा सबसे बड़ा फीचर होता है कि ये औद्योगिकरण करती है बहुत ही बड़े लेवल पर। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे फीचर की। तीसरा जो इसका फीचर होता है कह रहा है कृषि का यंत्रीकरण। कृषि के यंत्रीकरण का क्या मतलब होता है? कृषि के यंत्रीकरण का मतलब होता है, ये इसका जो है तीसरा फीचर है। कृषि के यंत्रीकरण का मतलब होता है कि कृषि पे ध्यान तो दे रहे हैं भाई, जीडीपी तो तीनों से मिलकर बनती है, लेकिन कृषि में भी कोई गाय भैंस ह्यूमन पावर एनिमल पावर का यूज नहीं कर रहे हैं। कृषि के अंदर भी जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है वो बहुत हाई लेवल की है। ठीक है, यंत्रीकरण का मतलब होता है मशीनों वगैरह का यूज किया जा रहा है कृषि के अंदर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। विकसित देशों ने उद्योगों के लिए कृषि से कच्चा माल प्राप्त करने हेतु कृषि में मशीनों का प्रयोग करना जो है प्रारंभ कर दिया है। बड़े पैमाने पर मशीनों से कृषि बड़े पैमानों पर जो है मशीनों से जो है कृषि की जाती है। कृषि के यंत्रीकरण से विकसित देशों की प्रगति ने जो है द्वार खोल दिए हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि विकसित देशों में कृषि का यंत्रीकरण जो है वो हो चुका है। इन देशों में बड़े पैमाने पे जो है फार्मों में मशीनों की सहायता से जो है सघन खेती की जाती है। बड़े स्तर पर व्यापारिक कृषि की जाती है। कृषि उत्पादन के लिए पर्याप्त भाग का निर्यात किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई हम जो है कोई गाय भैंस बकरी ह्यूमन पावर इन सब का यूज़ नहीं कर रहे हैं। कृषि के अंदर भी हम मशीनों का यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पे। और केवल बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है जिसमें लिखा गया है व्यापारिक कृषि। ठीक है, एंड एक ये लास्ट लाइन भी लिखी है, दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृषि दो तरीके की होती है, एक होती है जीवन निर्वाह कृषि, एक होती है व्यापारिक कृषि। जीवन निर्वाह का मतलब होता है अपना जीवन जीने के लिए जो कृषि की जाती है, जिसके अंदर अपना वही गेहूं चावल ये सब चीज़ों का उत्पादन होता है, अपना खाओ पियो अपने बीवी बच्चे पालिए। ठीक है। व्यापारिक कृषि का मतलब होता है वो कृषि जो कमर्शलाइजेशन, जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, नील की खेती हो गई, ये सब चीज़ों का जो कृषि की जाती है जिससे लाभ हम कमा सकते हैं। मतलब जब अपने परिवार को चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि नहीं की जाती, जब आप कृषि को एज अ बिजनेस की तरह लेते हो, उसको व्यापारिक कृषि कहते हैं। और इतना प्रोडक्टिविटी जब इम्प्रूव होगी, उत्पादन जब बढ़ेगा, तो भाई आपको जितना कंज्यूम करना है आप कीजिए, और जो फालतू बच गया उसको बेच दीजिए अपनी कंट्री में या दूसरी कंट्री में। सिंपल सी बात है। तो तीसरा जो सबसे बड़ा फीचर होता है विकसित देशों का, वो क्या होता है कि ये कृषि के अंदर भी मशीनों वगैरह का यूज करते हैं, ना कि ह्यूमन पावर और एनिमल पावर का। उसके बाद हम बात करते हैं अगले फीचर की। अगला जो इसका फीचर होता है, क्या कह रहा है? अगला जो इसका फीचर होता है व्यापारिक आधार पर उद्यानों का विकास। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। विकसित देशों में बड़े बड़े महानगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या के लिए फल एवं सब्जियों के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर उद्यानों का विकास किया गया है। मतलब कि अब भाई विकसित सिंपल सी बात है, जनसंख्या जो होती है, जो हम लोग हैं, हमें रहने के लिए, खाने के लिए फल सब्जियां ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। अब जब कंट्री है तो वहाँ पे बंदे भी होंगे रहने के लिए, तो वहाँ पे जो ये कहाँ से आएगा, ये फल और सब्जियां, ये उद्यानों का मतलब क्या होता है? उद्यानों को ही ये कह सकते हो, फल और सब्जियों का उत्पादन करना ही उद्यान होता है। ठीक है, क्या करना? उद्यानों का विकास करना, मतलब बड़े लेवल पे ऐसे इनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, इस प्रकार की कृषि को बाजार के लिए बागवानी या फलों की खेती कहते हैं। अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े नगरों के चारों ओर ऐसे ही उद्यान क्या है, स्थित हैं। मतलब कि जो विकसित कंट्रियां होती हैं वहाँ पे फल और सब्जी का उत्पादन करने के लिए क्या है, बहुत बड़े लेवल पर हर छोटी छोटी लोकेलिटी पे, जगह जगह नगरों के अंदर चारों तरफ ऐसे उद्यान हैं जो क्या कर रहे हैं, फल और सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, फल और सब्जियां बेच रहे हैं। तो ये इसका फोर्थ सबसे बड़ा फीचर होता है। मतलब ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये कृषि पर तो फोकस करते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ भी हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसकी प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जबकि जो विकासशील देश होते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। वो गाय भैंस और ह्यूमन पावर और एनिमल पावर पे डिपेंड रहते हैं, किसी भी तरीके की नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं। अगला जो इसका फीचर होता है
अगला जो इसका फीचर होता है, कह रहा है उन्नत स्तर पर पशुपालन करते हैं और दुग्ध व्यवसाय का क्या करते हैं, विकास करते हैं। दुग्ध का व्यवसाय का मतलब दूध का जो बिजनेस होता है उसको कहते हैं। दुग्ध मतलब दूध की बात कर रहा है ये, एंड पशुपालन मतलब देखिए कह रहा है जी शीतोष्ण जलवायु के उसमें उत्तम चारागाह तथा उत्तम नस्ल के पशुओं के कारण विकसित देशों में क्या होता है, पशुपालन और दूध का जो बिजनेस होता है वो है बहुत ज़्यादा प्रगति कर गया है। ठीक है, देखिए अगर आपने कुछ इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी है, कई तरह जैसे एक होती है हरित क्रांति, ठीक है, एक होती है हरित क्रांति जिसमें फसलों के उत्पादन में वृद्धि की जाती है। ऐसी क्रांति थी जिसको हम कहते हैं श्वेत क्रांति, ठीक है, जो कि किस पे फोकस करती है, दूध के उत्पादन में वृद्धि करने पे। ठीक है, तो श्वेत क्रांति की वजह से ही, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ना, तो श्वेत क्रांति की वजह से ही क्या हुआ है, दूध के उत्पादन में जो है वृद्धि हुई है और विकसित देशों ने इस पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। एंड पशुओं से जो है दूध, मांस, चमड़ा, ऊन आदि पदार्थ जो है ये सब प्राप्त होते हैं और इसको सेल आउट करके आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो कई सारे ऐसी कंट्री हैं जैसे अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन कई देशों में पशुपालन को जो है बहुत ज़्यादा विकसित किया गया है, इनका विकास हुआ है और दूध से आप मक्खन, पनीर, कई सारी तरीके की वस्तुएं बना सकते हो और बनाकर उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न करके आप जो है अपना जीवन यापन कर सकते हो। तो और जितना आपको कंज्यूम करना आप कीजिए, बाकी जो एक्सेस अमाउंट में है उसको आप निर्यात कर दीजिए दूसरे देशों में और आप जो है अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर पर तो फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ये सब एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं, लेकिन उसको बहुत ही हाई लेवल पे, हाई टेक्नोलॉजी पे यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी विकासशील देशों के या अल्प विकसित देशों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है जी, अच्छा, अगला जो इसका फीचर होता है, कह रहा है अत्यधिक विकसित यातायात, अत्यधिक विकसित यातायात और संचार व्यवस्था। यातायात का मतलब ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है, एंड संचार व्यवस्था का मतलब कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के जो वे होते हैं ना, वो बहुत ही हाई लेवल पर होते हैं, वैसे नहीं होते जो विकासशील और अल्प विकसित देशों के अंदर होते हैं। मतलब यहाँ की जो संचार व्यवस्था है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो बहुत ही उच्च स्तर पर जो होती है। इन देशों में सड़कें, रेल, इनका जाल बिछा होता है। इन देशों में रेल एंड वायु परिवहन मतलब एयरप्लेन वगैरह की बात कर रहा है, इन पे भी इन्होंने बहुत अच्छा खासा जो है विकास कर लिया है। जल परिवहन, नदियाँ, झीलें, नहर, ये सब की सारी चीज़ें, चाहे वो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम हो, एयर हो, वाटर हो, रोड हो, कोई सा भी माध्यम हो, इन सभी कंट्री के अंदर जो विकसित हैं वहाँ पर क्या होता है, ये बहुत ही हाई लेवल पर होती हैं। इसके अतिरिक्त इन देशों में ऑटोमेटिक स्वचालित को कहते हैं ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ रही हैं, ऑटोमेटिक रेल आ रहे हैं, पनडुब्बियाँ आ रही हैं, सब ऑटोमेटिक चल रहा है, बंदे की ज़रूरत नहीं है, मतलब हैंडल पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ खुद चलेगा, आपको बस जो है बैठना है। तो इन देशों को एक दूसरे से निकट ला दिया है। मतलब ये जो सारी ऑटोमेशन की सारी चीज़ें चल रही है, गाड़ी ले लो, रेलगाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, मोटर गाड़ी ले लो, पनडुब्बी ले लो, ट्रेन ले लो, कुछ भी ले लो, ये जो सब ऑटोमेटिक चल रहा है कंट्रीज़ के अंदर, इन्होंने सभी कंट्रीज़ को, सभी इकोनॉमी को एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज ला दिया है, विकास करा इन सब कंट्रीज़ ने। इन देशों में संचार साधनों का भी अत्यधिक विकास हुआ है, मतलब कि कम्युनिकेशन के उसमें। पहले लोग कहाँ अखबारों से बातचीत करते थे, आजकल तो भाई एक से एक टूल चल रहे हैं, ठीक है, ये व्हाट्सएप वगैरह जो है, ये सब क्या है, ये सब संचार व्यवस्था का विकास है। ठीक है, तो ये इसका जो है अगला फीचर है। एंड अगले फीचर की हम बात करते हैं, कह रहा है अधिक प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। जबकि कल हमने जो पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने कल पढ़ा था कि जो विकासशील होती है उसकी प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है, लेकिन इन कंट्री की प्रति व्यक्ति आय क्या लिखा हुआ है कि विकसित राष्ट्रों में कृषि उद्योग और व्यापार में वृद्धि होने के कारण सारी, भाई जीडीपी तीन चीज, कल मैंने आपको बताया था कि प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है, प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम, देश की राष्ट्रीय आय और जनसंख्या, ये होता है। तो और नेशनल इनकम बोले तो जीडीपी कह लीजिए, ठीक है, तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। आप जब इस कंट्री के अंदर, इन अर्थव्यवस्थाओं के अंदर तीनों ही चीज़ें, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस, तीनों ही विकास कर रहे हैं, तो उनकी राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगी।
और जब राष्ट्र आय ज़्यादा होगी और जनसंख्या कम होगी तो पर कैपिटल इनकम ऑटोमेटिकली जो है वो हाई हो जाती है। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इन देशों के जो लोग होते हैं, अर्थव्यवस्थाओं के जो लोग होते हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, जो चीज़ें वो कंज्यूम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती है एज़ कंपैरिजन टू उस कंट्री की जिसके अंदर प्रति व्यक्ति आय कम होती है, यानी कि विकासशील और अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं। ठीक है, आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं अगले फीचर की। अगला जो इसका फीचर होता है, लिखा हुआ है नारी की स्थिति। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नारी की स्थिति का क्या मतलब होता है कि विकसित देशों में नारी का मतलब स्त्रियां, ठीक है, फीमेल की बात कर रहा है। स्त्रियां शिक्षित होती हैं, ठीक है, रोजगार में लगी रहती हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं, जबकि विकासशील और अल्प विकसित में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो है नारी का स्थान पुरुषों के बराबर ही समझा जाता है। इन देशों में नारी साक्षरता का जो प्रतिशत होता है, साक्षरता का मतलब पढ़ी लिखी जो औरतें होती हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, अधिकांश स्त्रियां स्वस्थ होती हैं, हेल्दी होती हैं और देश के राष्ट्रीय विकास में योगदान देती हैं। सिंपल सी बात है, इजी सा पॉइंट है। जबकि विकासशील और अल्प विकसित में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे भाई ये सारे इसके फीचर थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य फीचर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, वो भी आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बड़े स्तर पर औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिकरण अभी हम जो है ऊपर पढ़ के आए हैं कि बड़े स्तर पर यहाँ पे जो है औद्योगिकरण होता है, जिसकी वजह से देशों में नगरों और नगरीय जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है। तो अगर ये इतना बड़ा पॉइंट आपको नहीं लिखना है तो आप इसकी जगह सीधा सीधा क्या पॉइंट लिख सकते हो, इस पॉइंट को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, इस पॉइंट को हम शॉर्ट में कहते हैं शहरीकरण। मतलब कि जब नई नई इंडस्ट्रियाँ खुलती हैं बड़े लेवल पे, तो बेसिकली शहरों के अंदर खुलते तो लोगों का जो बसेरा होता है वो ज़्यादा वहीं होता है जहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ ओपन होती है, गांव वगैरह में नहीं होता। शहरीकरण ज़्यादा होता है, मतलब इस कंट्री के अंदर जो लोग हैं शहरों के अंदर ज़्यादा रहते हैं, गाँव के अंदर कम रहते हैं। ये आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, एंड उच्च साक्षरता दर पाई जाती है, मतलब यहाँ पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। जनसंख्या में जो है नियंत्रित वृद्धि होती है। वृद्धि तो होती है, वृद्धि तो भारत में भी हो रही है, लेकिन नियंत्रित नहीं हो रही है भारत के अंदर। लेकिन यहाँ जो वृद्धि होती है वो होती है भाई नियंत्रित, कंट्रोल होती है, जितनी ज़रूरत है उतनी होती है। लॉज बने होते हैं उसके लिए। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के लिए। ठीक है, भारत के अंदर तो तुम्हें पता ही है। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में आधुनिक तकनीक, ज्ञान, वैज्ञानिक विधि का जो है क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 पॉइंट अलग से यहाँ पे इसने लिख रखे हैं। ये 4 पॉइंट भी आप उसके अंदर जो है ऐड कर सकते हैं। तो टोटल कितने पॉइंट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन जो है उसमें उन्नत विज्ञान और तकनीक का यूज़ होता है, बड़े स्तर पर औद्योगिकरण होता है, कृषि के अंदर यंत्रीकरण का यूज़ करते हैं, व्यापारिक आधार पर उद्यानों का विकास होता है। 4 तो ये हो गए थे आपके। पशुपालन और दूध का व्यवसाय भी बहुत बड़े लेवल पर होता है। यातायात और ट्रांसपोर्टेशन 6 हो गया, प्रति व्यक्ति आय 7 हो गई, नारी की स्थिति 8 पॉइंट तो ये मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, और 4 अलग से यहाँ पे लिखे हुए हैं 12, टोटल 12 पॉइंट पढ़े हैं विकसित के बारे में। ठीक है, आई होप आपको 12 के 12 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। विकासशील भी हमने पढ़ लिए, विकसित भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, दोनों की दोनों वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से देखनी है, बहुत ही अच्छे से समझनी है। ठीक है, क्यों समझनी है, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए अगला टॉपिक क्या है, विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर। मैंने आपको विकासशील भी पढ़ाया, मैंने आपको विकसित भी पढ़ाया, तो अब आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हमें इसके अंदर डिफरेंस समझना है। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरा यूज़र नेम भी आपको दिख ही रहा होगा, Duggal_Return। आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे से जो है पूछ सकते हैं। ठीक है जी, टेक केयर।